हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट 26 जून 2025 के क्वेश्चन पेपर को। कुछ क्वेश्चंस मैंने कल आप लोगों को करवाए थे, आज उसी के आगे हम लोग करने वाले हैं, यानी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट 26 जून का ये पेपर है। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, सबसे बड़ी बात है जो कहीं अवेलेबल नहीं है। और याद रखिए, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं रिसेंटली, जो आपके क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनके दोबारा आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में पीवाईक्यू को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सब लोग जल्दी से एक बारी कंफर्म कर दीजिए। ऑडियो विजुअल संतोषी गीता एक बारी कंफर्म कर दो, प्रॉपर आ रहा है सबको? जल्दी से एक बारी कंफर्म कर दीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने आपको करवाए थे कल, जिसमें आप देख सकते हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी आप लोगों को करवाया गया था कि किस तरीके के क्वेश्चन इस समय पैटर्न बदल बदल के आ रहा है। ठीक है, जल्दी से देखते जाइए, एक बारी रिवाइज करते हुए चलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने पूछा था कॉन्ट्राडिक्टरी, दूसरे में पूछा था एनवायरमेंट से क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन था हमारा अनुकरण मॉडल टीचिंग एप्टीट्यूड से। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया सीबीसीएस क्वेश्चन नंबर 4, 5 में लॉजिकल रीजनिंग, 6 में हायर एजुकेशन, 7 में आपका किससे रिलेट करता है, ये भी एजुकेशन से ही रिलेट करता है। 8 में हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बाद ये आ गया फिल्म से रिलेटेड जो इस समय क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, फिर आपका कंप्यूटर आईसीटी जनरेशंस पूछी गई थी, रीजनिंग का क्वेश्चन था। फिर जितने भी हमारे पुराने टेलीविजन शोज थे उनका सीक्वेंस में लगाने को आया था क्वेश्चन, और इनके ईयर याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है रामायण महाभारत दोबारा फिर पूछ ली जाए। फिर आया था आईसीटी से स्टोरेज मेमोरी से रिलेटेड। यहाँ पर देख सकते हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड था, एंशियंट एजुकेशन से प्राचीन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था। फिर प्रथम फिल्म का निर्देशन किसने किया था, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 के साथ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन में है नीपा, रूसा, क्यूएए और एचईएफए, और पूछा गया है इनका फंक्शन यानी कि कार्य। तो जल्दी जल्दी आंसर करना है प्रवीण। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने है, आपको पढ़ते जाना है, आंसर करते जाना है, क्योंकि एग्जाम में सेम यही पैटर्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है। तो चलिए भाई, जल्दी से आंसर करना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1, नीपा किसके लिए है, रूसा किसके लिए है, क्यूएए किसके लिए है, और एचईएफए। क्वेश्चन नंबर 17, इनका फुल फॉर्म पता है, रूसा, नीपा, इन सब के अगर फुल फॉर्म पता है तो ही आप कर पाएंगे। अगर यही नहीं पता कि भाई किस रिलेट करता है, किस टॉपिक पे ये क्वेश्चन है, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 सही आंसर देखते जाइए, ऑप्शन नंबर डी है। नीपा क्या है, नीपा सबसे पहले NIEPA आयोजन और प्रबंध में शोध को प्रोत्साहित करना, प्रमोटिंग रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। रूसा किससे रिलेटेड है, उच्च राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है ना ये आपका। मौजूदा कॉलेजों का स्तर बढ़ाकर आदर्श कॉलेज बनाना। QAA गुणवत्ता क्वालिटी एश्योरेंस के लिए है, तो इंश्योरिंग क्वालिटी के लिए है। उसके बाद आती हिफा, HEF है उच्च शिक्षा संस्थाओं को ऋण प्रदान करना यानी फंडिंग करना काम है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 आईसीटी का क्वेश्चन है ये वाला आपका। निम्नलिखित में IEEE 802.3 किसका एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18, राम राम पूनम, गणपति बप्पा मौर्य। दीपक, आप सभी को गणपति उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने पूछा गया है, किससे रिलेट करता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 आईसीटी का क्वेश्चन है, सही आंसर है लैन। IEEE 802.3 ईथरनेट नेटवर्किंग मानक है। ईथरनेट जो मुख्यतः लोकल एरिया नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है। यह डेटा लिंक और फिजिकल लेयर
के लिए मानक और प्रोटोकॉल निर्धारित करता है। ये क्या काम करता है ये भी आपको बताते चल रहे हैं, जिससे कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस एक लोकल नेटवर्क में आपस में जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से एक मैचिंग का क्वेश्चन है और आई थिंक आना चाहिए, क्योंकि यूनिक्स है, एमएस डॉस है, एंड्रॉइड है और यूटिलिटी प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? सब लोग प्रॉपर पढ़ रहे हैं ना? पढ़ते हुए सॉल्व करना है, याद रखिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, प्रवीण ने कहा है सी। क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर भी है सी, बिल्कुल सही जवाब है। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर यानी कई वहां पर यूजर जो है परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस में क्या होता है? सिंगल यूजर। अगर आपसे पूछा जाए सिंगल यूजर कौन है तो एमएस डॉस, यूनिक्स पूछी जाएगी तो सिंगल यूजर। अगर पूछा जाए एंड्रॉइड ओएस, एंड्रॉइड ओएस किससे संबंध रखता है? मोबाइल। एंड्रॉइड क्या है? मोबाइल फोन है। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं? जैसे एंटीवायरस क्या करते हैं? प्रणाली के रख रखाव कार्य में योग्यता, जैसे एंटीवायरस हो गया, किसी तरीके के भी वायरस को आने से रोकता है, वो कैसा प्रोग्राम है? यूटिलिटी प्रोग्राम है। तो क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 हायर एजुकेशन से पूछा गया क्वेश्चन है और याद रखिए लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है ये, 26 जून 2025 शिफ्ट 1 का पेपर है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में। दूसरी आई थी 1986 में, फिर मॉडिफाई हुई थी 91 में और फिर आई थी आपकी 2017 में। यानी एक बार मॉडिफाई हुई थी, बाकी अगर हम देखें तो 3 आई थी, ठीक है। इसमें से इन्होंने जो दूसरी थी उसके बारे में पूछा है कि राष्ट्रीय शीर्ष निकाय नेशनल अपेक्स बॉडी के मुख्य कार्य क्या थे? क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए टू एलोकेट रिसोर्सेस। ऑप्शन नंबर सी नीति के संबंध में सरकार को सलाह देना। ऑप्शन नंबर डी अंतर विषयकता को बढ़ावा देना और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच अंतर प्रश्नों को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार राष्ट्रीय शीर्ष निकाय के मुख्य कार्य सरकार की शिक्षा नीति पर सलाह देना, विभिन्न विषयों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, शिक्षा के विकास के लिए वित्तीय संसाधन यानी रिसोर्सेस रिलोकेट करना, ये इस निकाय का काम था। देख सकते हैं कितने डीपली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यानी पहले के तरीके ये नहीं है कि ए बी सी डी और आंसर हो गया। 5 ऑप्शन ये हैं, 4 ऑप्शन ये हैं, टोटल मिला के 9 ऑप्शन है एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21। राखी रिफ्रेश कर लो बेटा एक बार। लर्निंग फॉर ऑल इम्प्लाइज, सभी के लिए अधिगम का क्या मतलब है? सभी को एजुकेशन या लर्निंग देने से क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 21 इंक्लूसिव एजुकेशन से मतलब है इससे इक्विटेबल एजुकेशन, इंक्लूसिव, इक्विटेबल, क्वालिटी एजुकेशन या कैटेगराइज बेस्ड एजुकेशन।
क्वेश्चन नंबर 21 सही आंसर है केवल सी। सभी के लिए अधिगम का मतलब है समावेशी और न्याय संगत शिक्षा। सभी के लिए अधिगम का तात्पर्य समावेशी और न्याय संगत इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन से है। यह अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड या उसका सोशियो इकोनॉमिक कल्चर जो भी कल्चर है उसका किसी भी जो है वो लड़का हो लड़की हो उनको प्रॉपर उनको गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना लर्निंग फॉर ऑल एम्प्लॉइज। क्वेश्चन नंबर 22 यूरेनियम वाला एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। प्राकृतिक यूरेनियम में विखंडनीय यूरेनियम के अनुपात का वर्धमानीकरण इनमें से किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 इनहेंसमेंट वर्धमानीकरण इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ फिजल यूरेनियम U35 in natural uranium is known as ऑप्शन नंबर डी इनरिचमेंट। प्राकृतिक यूरेनियम में विखंडनीय यूरेनियम जिसको हम U235 यानी 235 के अनुमान का वर्धमानीकरण समृद्धि यानी इनरिचमेंट के रूप में जाना जाता है। अब ये देखिए एग्जाम में पूछे जा रहे क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 ये वाला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आया है इसलिए इसको स्टार दे रहे हैं। आंसर करिए जरा यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखा जा चुका है। वाटर फिल्ट्रेशन से संबंधित द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल सरफेस वाटर ट्रीटमेंट। सीक्वेंस में लगाना है कि पहले क्या होता है इसमें। और सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले क्या आएगा स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग सबसे पहला या प्रारंभिक चरण है जिसमें बड़े कचरे जैसे कि पत्तियां हो प्लास्टिक हो उनको हटाया जाता है। सबसे पहले क्या होती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के बाद क्या होता है अवसादन सेडिमेंटेशन। ठोस कणों को तलछट के रूप में अलग करने के लिए अवसादन किया जाता है जो ठोस हो हैवी हो। फिर आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन फिर पानी को फिल्टर करके छोटे छोटे कणों को अशुद्धियों को हटाया जाता है। और लास्ट में आता है डिसइंफेक्शन यानी अंत में पानी को कीटाणु रहित करने के लिए उसमें क्लोरीन क्लोरीन डाली जाती है जिससे कि पानी शुद्ध हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है आपका एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ। इनमें से कौन सा कोलीफॉर्म जीवाणु के बारे में कथन जो है वो सही है। कभी जीवाणु पूछ लेते हैं या कभी जीवाणु से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनसे भी पूछ लेते हैं मैचिंग में। तो यहाँ पर आज इसके बारे में पूछा गया है क्लोरीफॉर्म जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए अभी पढ़ लेंगे एग्जाम में पढ़ने में आसानी होगी क्योंकि रीडिंग हैबिट होगी। अगर हमारी रीडिंग हैबिट नहीं होगी हम पूरे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-2 मार्क्स भी आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर भले अभी गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन जरूर पूरा पढ़िए। किसके बारे में मान लीजिए सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया एग्जाम में फिर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ये सभी। कोलीफॉर्म जल संदूषण के परीक्षण में प्रयुक्त किया जाता है। कोलीफॉर्म जीवाणु अहानिकारक है हार्मलेस है और किसी रोग को उत्पन्न नहीं करते हैं। ये मानव आंत्रनाल में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। जल में इनकी विद्यमानता विष्ठा संदूषण का एक संकेतक है। यानी इसके बारे में ये सारी चीजें जो कोलीफॉर्म के बारे में कही गई है बिल्कुल सही है। और ये अच्छा होता है ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न करता है।
कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मानव और अन्य गर्म रक्त वाले जानवरों की ऑलरेडी आंतों में पाया जाता है, यानी इस समय भी हम लोगों की आंतों में है ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम रहनुमा, आंसर करना बेटा शबाना। अगला क्वेश्चन 25 26 जून का क्वेश्चन पेपर आपके सामने। सत्यजीत रे, अब देखो हम लोगों ने दो क्वेश्चन फिल्म वाले वहां पर सॉल्व किए थे, एक थी साइलेंट मूवी, फिर एक थी दूसरी मूवी के बारे में, तीसरा मूवी ये पूछ लिया। मूवी से इस समय बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन। व्हाट अमंग द फॉलोइंग फिल्म्स आर डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे? सत्यजीत रे ने इनमें से कौन कौन सी मूवीज जो हैं वो यहाँ पर बनाई है? मधुमती, अपूर संसार, सुजाता, अपराजितो, पाथेर पंचाली। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है, निम्न में से सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म कौन सी है? कौन कौन सी मूवी सत्यजीत रे ने करी थी? चलिए देखते हैं सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, डी और ई। बी यानी अपूर संसार, डी यानी अपराजितो और पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली ये वाला क्वेश्चन सोच सकते हैं, ये इस समय क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अपूर संसार, अपराजितो, पाथेर पंचाली सत्यजीत द्वारा निर्देशित फिल्म है। इन तीनों फिल्मों को मिलाकर अपू त्रयी यानी अपू ट्रायलॉजी भी कहा जाता है। 1955 से 60 के बीच में बनी थी, जबकि मधुमती और सुजाता का निर्देशन विमल राय ने किया था। अगला क्वेश्चन 26, इन सब के एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हो सकता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आया, अगली बार एक्सप्लेनेशन से पूछ लिया जाए। शोधकर्ता हेतु निम्न में क्या क्या साहित्यिक चोरी के जोखिम है? टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं इसलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। कई टॉपिक वही मैं कह रही हूँ अपडेटेड टॉपिक हैं, और इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि भाई देखते जाइए, टॉपिक को देखते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो बुक में है, कुछ चीजें हैं जो गूगल पे है, कुछ चीजें हैं जो खुद से हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन जो लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है उसको देखना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 26, साहित्यिक चोरी में क्या क्या चीजों का यहाँ पर जोखिम होता है? प्राप्त शीर्षकों का ह्रास, लूजिंग ऑफ ऑब्टेन टाइटल्स, लोक छवि का विध्वंस एंड डिस्ट्रॉइंग द पब्लिक इमेज। ऑप्शन नंबर सी, बी एंड डी। दिसंबर में भी आ सकता है बिल्कुल, जो अभी पैटर्न आ रहा है वही आएगा पैटर्न एग्जाम में। तो अगर साहित्यिक चोरी में शोधकर्ता को क्या क्या जोखिम उठाने पड़ सकते हैं, क्या क्या रिस्क होते हैं, तो ये रिस्क होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यदि कथन कोई पक्षी जानवर नहीं होता है तो हमने गलत मान लिया। कोई भी पक्षी, नो बर्ड, नो हमारा कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ए निगेटिव है ये। अगर इन्होंने कहा, अगर ये ए निगेटिव जो है जिसको हम ई कहते हैं, अगर ई हमारा गलत है तो कौन सा कथन सही होगा? जल्दी से बताएं कौन सा कथन सही होगा अगर हमारा ई गलत है तो? अगर हमारा ई गलत है, कोई पक्षी जानवर नहीं होता, तो सही क्या होगा? 27 का सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। सम एनिमल्स आर बर्ड, निगेटिव सेंटेंस अगर है,
और निगेटिव सेंटेंस को इन्होंने कहा अगर ये गलत है तो सही कौन सा होगा, जो पॉजिटिव होगा। जैसे सम एनिमल्स आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर एनिमल, यानी क्या हो गया, ई इन्होंने कहा गलत है तो सही क्या होगा, तुरंत हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी में जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी पर्टिकुलर, पॉजिटिव हमारा सही होगा। सम एनिमल्स आर बर्ड और सम बर्ड्स आर एनिमल। ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की थ्योरी होगी, एक एक चीज आपको क्लियर कराई जाएगी। जिन्होंने भी हमारी लास्ट टाइम क्लास ली है उनको आई थिंक क्लियर होगा ये चीज। अभी हमें अब नए हैं, अगर हमें नहीं पता इस टॉपिक के बारे में तो जब तक हम टॉपिक को पढ़ेंगे नहीं तब तक ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो उसकी डिटेल थ्योरी होगी, ठीक है, वो हम आपको समझाते जाएंगे। 28 क्वेश्चन नंबर, ये तो सिर्फ इसलिए है क्वेश्चन पेपर देख लो और इसी अकॉर्डिंग तैयारी करो। वर्णनात्मक शोध या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होता है, आप लोगों को एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के बारे में भी बताया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी, वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं जिसे। क्या होती है, अभी हमने रिसर्च के टाइप आप लोगों को बताए थे। अब बात क्या है कि अपने को पता तो है मैम, लेकिन इतना पढ़े कौन। देखो दिन में मेरा ये टाइमिंग रहता है कि 2:45 के अराउंड क्लास होती है, 2:45 के अराउंड, ठीक है। आप लोग देख सकते हो अभी, क्योंकि क्विज होता है 2 बजे, टेलीग्राम पे क्विज होता है और क्विज के बाद 2:45 का टाइमिंग है, तो 2:45 या 3 PM तक आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी नोटिफिकेशन तो मैं खुद ही सेंड कर देती हूँ आप लोगों को। 28 एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेटरी क्या होगा, 28 का सही आंसर सी, सामाजिक परिघटनाओं के कारणों की व्याख्या करता है। भारत में महिलाओं द्वारा किए जा रहे अपराधों के विस्तार प्रकृति का वर्णन करना। महिला अपराध का एक पक्ष है, परंतु ये अपराध क्यों करती हैं, ये एक व्याख्यात्मक पक्ष है, एग्जाम्पल दे करके पूछा गया। सामाजिक परिघटना के कारणों की व्याख्या करता है, ये जो प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन चल रही है उसको ये दिखाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29, अभी क्या पूछा उन्होंने, अभी उन्होंने पूछा वर्णात्मक के बारे में, अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पूछ लिया। देखिए अब दोनों चीजें हैं यहाँ पे, वर्णात्मक भी पूछ लिया, गवेषणात्मक भी पूछ लिया। अब इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोर करना, किसी चीज को एक्सप्लोर करना, खोजना। अब खोजना क्या, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन के ऑप्शन ही खोजने पड़ेंगे तभी आप आगे आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे विषय का अध्ययन करता है जिसके बारे में, खोजना है ना, जिसके बारे में या तो कोई सूचना उपलब्ध नहीं है या पहले उसे खोजा नहीं गया है या उसकी सीमित सूचना उपलब्ध है। समझ आ रही है। गवेषणात्मक, अन्वेषणात्मक शोध उन विषयों पर केंद्रित होता है जिनके बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं है, तभी तो हम उस पर खोज कर रहे हैं, नई चीजों की खोज करें और पहले से मौजूद तथ्यों को भी या फैक्ट्स जो हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं उनको भी वेरीफाई करते चल रहे हैं। तो ये हो गया खोजी। क्वेश्चन नंबर 30, अब ये आ गया मैथ, मैथ भी आएगा ही आएगा भाई, क्वेश्चन है तो। एक धनराशि को किसी साधारण ब्याज दर पर 3 साल के लिए दिया जाता है, यदि यदि इस धनराशि को 1% अधिक दर पर दिया गया और 5100 अधिक प्राप्त होते हैं तो इस धनराशि को ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखेंगे यहाँ पे सही आंसर।
सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का, PR इंटू टी, टी फॉर टाइम। तो 3 साल का समय दिया गया है किसी धनराशि को किसी साधारण ब्याज पर 3 वर्ष पर दिया गया, और इस पर 1% अधिक दर पर दिया जाता है, धनराशि पे 5100 मिल रहे हैं। तो सेम यहाँ पर है, सिंपल इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं है, लेकिन 5100 रुपए ज्यादा हमें दिए जा रहे हैं 3 साल के बाद। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, ये पीडीएफ आपको आज प्रोवाइड की जाएगी, आप लोग इसको एक बार ही उठा के पढ़ लेना। आई थिंक कि काफी चीजें आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैथ वाले, इनको सॉल्व करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूले व्हाट्सएप चैनल पर मैं सेंड कर रही हूँ, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी इस समय मैं शेयरिंग कर रही हूँ मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आप लोग वहां से भी इसको चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31, अरे इसका तो मैंने आंसर ही दे दिया क्या भाई, 31 का देख लो, फैलेसी का क्वेश्चन था, आंसर मैंने दे दिया है पहले ही। ये परिसर का सबसे समृद्ध बंधुत्व समूह है, इसलिए एक्स जो इस बंधुत्व समूह के सदस्य है को परिसर के समृद्ध युवाओं में से एक होना चाहिए। किस प्रकार का तर्क दोष विद्यमान है, फैलेसी ऑफ डिवीजन, यानी एक को देखा और कह दिया इसके जैसे सब है ना। तो किसके बारे में बात हो रही है कि एक समृद्ध बंधुत्व है और उससे रिलेटेड इन्होंने कहा बाकी है, तो वो सब युवाओं में एक होना चाहिए, तो फैलेसी ऑफ डिवीजन। इसमें तुक्का लगाया था, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 आईसीटी का क्वेश्चन है, ये आंसर करिएगा। इनमें से कौन से कथन साइबर हमलों के संदर्भ में सही है? साइबर हमले, मालवेयर, कंप्यूटर वायरस, रैनसमवेयर, साइबर अपराध से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, चलो कोई बात नहीं, देखो भाई सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 सही आंसर है डी, यानी ऑप्शन नंबर ए। Malware is a malicious software designed to cause damage to a single computer server or computer network. ऑप्शन नंबर बी। टाइप ऑफ मालवेयर, मालवेयर के प्रकारों में कौन आता है? वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर। और ऑप्शन नंबर डी, अपराध पर बुडापेस्ट अभी समय पर एक हस्ताक्षर करता देश नहीं है, कौन? भारत। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन अ साइबर क्राइम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अब सोचो जिन्होंने एग्जाम दिया होगा किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप में से जरा वो लोग हैंड्स अप करिए जिनको लगता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे में आ गया आराम से हम पढ़ भी लेंगे और कर भी लेंगे। कितने लोगों को लगता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम कर भी लेंगे? फैलेसी वाले क्वेश्चन हम करवा देंगे प्रवीण, ठीक है, उसकी थ्योरी क्लास होगी, तो सारी चीजें हम आपको करवाते जाएंगे धीरे धीरे। अभी रिसर्च एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट चल रही है, स्टैटिक्स में कल करवा रही थी, स्टैटिक्स कंप्लीट करेंगे, एथिक्स कंप्लीट करेंगे, रिसर्च एथिक्स बचेगी, फिर कम्युनिकेशन। तो हम लोग यूनिट वाइज सारी तैयारी करते चल रहे हैं जिससे कि चीजें समझ में आती जाए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर रिएक्टर स्केल पूछ लिया जाए या मार्केली स्केल पूछ लिया जाए, रिएक्टर स्केल और एमएमएस का डिफरेंस लिखा है, यानी मार्केली स्केल का, मॉडिफाइड मार्केली स्केल। सही चीज इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में क्या अंतर है? आर एस मोचित ऊर्जा को मापता है, जबकि एमएमएस या
जिसको हम मार्केली स्केल कहते हैं, ऊर्जा उच्छेदन दोनों को मापता है। भूकंप में आरएस का मान स्थिर होता है, जबकि एमएमएस में दूरी के अनुसार भिन्नता होती है। रिएक्टर स्केल भूकंप को मापने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वहीं पर संशोधित मार्केली स्केल भी भूकंप में जो होने वाली कंपन है, उसकी तीव्रता को देखता है, उसके प्रभावों को मापता है। तो ये दोनों ही डिफरेंस भी यहाँ पे है। इसको मैं यहाँ पर स्टार लगा रही हूँ क्योंकि ये दोबारा पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि भैया इस समय सबसे ज्यादा भूकंप आने शुरू हो चुके हैं, और अगर भूकंप आने शुरू हो चुके हैं तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, असिमिलेशन, एकोमोडेटिव। क्वेश्चन आपके सामने है, लर्निंग स्टाइल टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बन रहा है 34 क्वेश्चन नंबर। सही आंसर क्या होगा? मैचिंग है ये 34 का, पियाजे में आया था ना ये चीज। 34 का सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी। कन्वर्जेंट क्या चीज होती है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज, विचारों का अनुप्रयोग करना। डाइवर्जेंट क्या चीज होती है? डाइवर्जेंट पहुंच गया आपका कल्पनात्मक क्षमता, विचारों को उत्पन्न करना। एसिमिलेशन जिसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं, सैद्धांतिक निर्देश को सर्जित करना। और समायोजन पूर्ण क्या चीज होती है? समायोजन पूर्ण कैरिंग आउट प्लान्स एंड टास्क दैट इन्वॉल्व स्टूडेंट इन अ न्यू एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन 35। ओफो भाई साहब, क्या क्वेश्चन है? 35 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बताइए क्या चीज है ये। जल्दी से देखिए क्या चीज है। किसको किसको लगता है कि ये वाले क्वेश्चन वो खुद से सॉल्व कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। और यही है आपके रिसेंट डीआई का क्वेश्चन। यही है आपका रीसेंट डीआई का क्वेश्चन, जिसमें कि आपके 100 अंक दिए गए हैं, मार्क्स आउट ऑफ 100, 80 से ज्यादा, 70 से ज्यादा, 100 में 70, 80 से ज्यादा, 70 से ज्यादा, 60 या 60 से ज्यादा, 50 एंड 50 से अबव, 40 एंड 40 से अबव। फिर हिंदी पंजाबी परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का संचित प्रतिशत, कौन सी यहाँ पे लैंग्वेज है? हिंदी और पंजाबी। हिंदी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संचित अवस्था या संख्या दी गई है। कैसे निकालेंगे? सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पर इनके लिए और नोट्स दिए गए हैं, जैसे कि परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या है 1200। कोई भी स्टूडेंट जो है फेल नहीं हुआ। प्रत्येक विद्यार्थी ने केवल एक परीक्षा अर्थात हिंदी परीक्षा या पंजाबी परीक्षा में ही भाग लिया है, दोनों परीक्षाओं में भाग नहीं लिया। अब क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड 70 और मोर और 80 मार्क्स, 70 और मोर देन 70 मार्क्स बट लेस देन 80 इन पंजाबी, and the number of students who scored 40 or more but less than 50, ठीक है, इन हिंदी। पंजाबी में 70 अथवा 70 से अधिक अंक, परंतु 80 से कम किसमें? पंजाबी में। ये वाला निकालना है पंजाबी के लिए, इसमें निकालना है हिंदी के लिए। और फिर इन्होंने कहा है प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या के बीच में अंतर कितना है। कैसे सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन? परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की टोटल संख्या है 1200। हिंदी और पंजाबी में भाग लेने वाले विद्यार्थी जो टोटल है, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें 1200, 1200 का 35% है, 70%, 70 से अधिक वाले। फिर आपको निकालना क्या पड़ेगा? पंजाबी अलग, हिंदी अलग। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे समझ में आएगा। 35 का सही आंसर। परीक्षा में क्या कहा था? टोटल कितने हैं? 1200। इन्होंने कहा पंजाबी में 70 या 70 से ज्यादा, कितने हैं? 35%।
लेकिन किससे कम है? 80 से कम है। 35 माइनस 15, ठीक है, कितना निकलेगा? 264 माइनस 108। इसको सॉल्यूशन निकालोगे, निकलेगा 84। हिंदी में 40 से अधिक लेकिन 50 से कम, तो सेम चीज यहाँ हो जाएगी, ठीक है। कितना निकलेगा? 70। और उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे यानी अंतर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 14। ये वाला क्वेश्चन किसको किसको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है कोई टेंशन नहीं, अभी थ्योरी पढ़ी आपने, ये पीडीएफ अभी मैं आपको दूंगी, आप एक बार पीडीएफ पढ़ना। पीडीएफ पढ़ने के बाद कल हम फिर से क्लास लेंगे और डीआई 26 जून प्लस 25 जून 2 डीआई हम सॉल्व करेंगे। कितने लोग रेडी हैं इस चीज के लिए? घबराओ नहीं बिल्कुल भी डीआई को देख के। कल करवा दें? 25 26 दोनों? समझ नहीं आया ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ कल करवा देते हैं। आज हमने थ्योरी करवा दी है कंप्लीट, 26 जून के क्वेश्चन पेपर में जितनी थ्योरी है वो करवा दी है। कल हम 26 जून और 25 जून का भी हमारा बाकी है, ठीक है। 25 जून का भी हमारा डीआई बाकी है, तो कल की क्लास डीआई की होगी। अगर डीआई समझनी हो तो आइएगा, मोस्ट वेलकम है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये पीडीएफ 12 बजे। मीना बेटा 12 बजे एक्चुअली थोड़ा सा मेरे साथ ये रहता है कि मुझे थोड़ा सा अपनी बेटी को लेने जाना होता है स्कूल में, तो जिसकी वजह से मेरे साथ थोड़ा इश्यू है कि मैं 12 बजे ले नहीं पाती हूँ क्लास, ठीक है ना। तो इस वजह से मुझे 3 बजे का टाइम रहता है। 2 बजे आती हूँ, फिर खाना पीना खा करके फिर तब जा करके मैं क्लास लेने बैठती हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए कल मिलेंगे फिर से 2:45 बजे, 2:30 पौने 3 बजे, 3 बजे सही रहेगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग इसको पढ़िए और कल अच्छे से समझ के आइए कि कैसे क्वेश्चन होगा, क्योंकि तब आपको और समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे रात की क्लास में जो होगी 8:30 बजे। और जो है अच्छे से हम आपको, हाँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और एग्जाम में करना भी है ताकि अच्छे स्कोर मिले। बिल्कुल प्रवीण, ठीक है। चलिए, चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस। अब मिलते हैं रात की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।